इस वीडियो में मैं आपको दो डिस्टर्बिंग पिक्चर्स और उनके पीछे की बैक स्टोरी बताऊंगा। 17 जुलाई 1939 की आधी रात को लोगों की भीड़ एक बिल्डिंग के आगे जमा होना शुरू हो जाती है वर्साई में, जो कि फ्रांस का एक सिटी है। ये क्राउड का माहौल काफ़ी टेंस था। इन सबको पता था ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, सबको पता था इन्होंने यहाँ पे क्या देखना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। कुछ लोग इस नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए हंस रहे थे, शराबें पी रहे थे, और जो बाकी लोग होते हैं वह थोड़े सीरियस होते हैं और थोड़े रिस्पेक्टफुल रहते हैं उस चीज़ के लिए जो अभी ये विटनेस करने वाले थे। तकरीबन रात को 1 से 2 बजे के दरमियान इस बिल्डिंग का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से बंदों का ग्रुप निकलता है जिन्होंने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, डार्क कलर की। ये लोगों के क्राउड को एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते और लोग भी इनसे थोड़ा पीछे हटना शुरू कर देते हैं। ये बंदों का ग्रुप बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर आता है। इनके पास लकड़ियाँ होती हैं, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, और ये वहीं पे खड़े होकर अजीब सा वुडन स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। क्राउड इनके करीब तो जाना चाहता था ये देखने के लिए कि ये लोग क्या बना रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पर वो ज़्यादा करीब भी नहीं जाते। क्राउड ने हाफ मून बनाकर इनको घेरा हुआ था, और ये बंदे जो ये वुडन स्ट्रक्चर बना रहे थे ये इस पे इतना स्मूथली काम कर रहे थे जैसे इन्होंने हज़ारों दफ़ा ये बनाया हो पहले भी। फिर तकरीबन रात को 3 बजे तक ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर के आगे काफ़ी बड़ी बाल्टी रखते हैं। फिर ये बंदे अपना सारा सामान पैक करते हैं, और जो बची हुई लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसको भी उठाते हैं, वापस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इस पॉइंट तक लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बिल्डिंग के आगे, और लोग ना काफ़ी बेचैन हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता था स्ट्रक्चर तो बन गया यहाँ पर। अब जब भी बिल्डिंग का दरवाज़ा खुलेगा शो स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो ये तमाशा देखने आए हैं वह स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्राउड को ये भी पता था अगर सूरज निकल गया फिर ये इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सूरज निकल गया और यहाँ पर रोशनी हो गई तो प्रेस यहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोज़ बना लेगी, और ये चीज़ ऑफिशियल्स नहीं चाहते, वो इसको अंधेरे में करना चाहते थे। फिर पता नहीं किस वजह से चीज़ें डिले ही होती जा रही थी बिल्डिंग के अंदर। अब क्राउड बेचैन होना शुरू हो गया था। लोग शराबें पीते जा रहे थे, शोर मचा रहे थे, शोखे हो रहे थे। फिर तकरीबन 4:45 पर सूरज ही निकल जाता है। सारे प्रेस वाले भी यहाँ पे जमा हो जाते हैं, कैमरे रखे होते हैं। इन्होंने बिल्डिंग के दरवाजे पे इस पॉइंट तक क्राउड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अब ये इवेंट होगा, क्योंकि अब इस पॉइंट पे ऐसा लग ही नहीं रहा था। लेकिन 4:50 पर इस बिल्डिंग का दरवाज़ा खुलता है और सामने दरवाजे पर खड़ा होता है 31 साल का बंदा जिसका नाम था यूजीन वाइटमैन। ये एक कन्विक्टेड सीरियल किलर था। इसके बाजू पीछे की तरफ बांधे हुए थे, और इसकी गर्दन पे जो कॉलर होता है उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया होता है, क्योंकि ये लोग इसकी गर्दन को बिल्कुल क्लियर चाहते थे, क्योंकि अभी इसका सर कटने वाला था। तो 2 गार्ड इसको बाहर लेकर आते हैं क्राउड की तरफ, और इनके पीछे जो एग्जीक्यूशनर्स थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं ग्लूटीन के पास। ये वही वुडन स्ट्रक्चर होता है जो सुबह यहाँ पर तैयार किया गया था। जैसे यूजीन को ये लोग आगे लेकर जा रहे होते हैं और यहाँ पे सेट कर रहे होते हैं चीज़ें इसकी एग्जीक्यूशन के लिए, यहाँ पे क्राउड बिल्कुल पागल हो जाता है। ये चीखें मार रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, इशारे कर रहे होते हैं, मतलब ओवरऑल बदतमीज़ और खून के प्यासे बने हुए होते हैं। यूजीन अपना सर बिल्कुल नीचे रखता है, वो क्राउड की तरफ भी नहीं देखता और उस ग्लिटिन की तरफ भी नहीं देखता। तो दोनों गार्ड इसको मोड़कर ग्लिटिन की बेस के नीचे ले जाते हैं, और इस पॉइंट पे जो बाकी एग्जीक्यूशनर इर्द गिर्द खड़े होते हैं वह इसको लकड़ी की स्लिड पे लिटाते हैं उल्टा करके, यानी उसके पेट वाली साइड होती है स्लिड के ऊपर। फिर स्लिड को घसीट कर आगे की तरफ करते हैं ताकि इसका सर उस सराख से बाहर की तरफ हो। इसकी गर्दन के काफ़ी ऊपर ब्लेड होती है, और इसके सर के नीचे मेटल की बाल्टी पड़ी हुई होती है जिसको ये देख रहा होता है नीचे की तरफ। इस पॉइंट तक क्राउड फुल एक्साइटेड होता है। एग्जीक्यूशनर लिवर घुमाता है और ब्लेड ठग कर नीचे गिरती है। इसका सर अलग होता है, बिन में गिरता है। फिर एग्जीक्यूशनर इसके धड़ को भी बाल्टी में डालते हैं जो पहले रखी हुई थी यहाँ पे। इसके बाद एग्जीक्यूशनर्स और प्रेजेंट गार्ड इसकी बॉडी के पार्ट्स उठाते हैं और वापस अंदर बिल्डिंग में चले जाते हैं। जो ये एक प्रेजेंट था, इस पॉइंट पे क्राउड चीखें मार रहा था, खुशियां मना रहा था, और ये भागकर अपने स्कफ और रुमाल से यूजीन का खून लगा रहे थे ज़मीन से, मतलब याद के तौर पर कि हम इसकी एग्जीक्यूशन में थे। अब जाहिर है इस पूरे तमाशे के दौरान सूरज निकल चुका था, तो इस पूरे सीन की फिल्म भी बन जाती है।
तो अगले कुछ दिनों तक हेडलाइंस बनी रहती हैं इस खून के प्यासे क्राउड की जो खुश हो रहे थे। जब इस बंदे का सर अलग किया जा रहा था तो इससे फ्रांस की इमेज बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। दुनिया की नज़र में उस पॉइंट पर फ्रेंच लीडर्स डिसाइड करते हैं कि हम अब से कोई पब्लिक एग्जीक्यूशंस नहीं करेंगे। इसके बाद भी गैंग डेकेड्स तक इस्तेमाल होता है, लेकिन वह बंद कमरों के पीछे ही होता था। साथ ही आपको इस गेटिन से सर अलग होने का एक रैंडम फैक्ट बताता हूँ। जब आपका सर बॉडी से अलग होगा तो तकरीबन 10 से 12 सेकंड तक आप कॉन्शियस रहोगे। जो ये लोग बताते हैं, काफ़ी सारे केसेस में जब बंदों का सर अलग हुआ था तो एग्जीक्यूशन उस बंदे का नाम लेकर बुलाता है जिसका सर ताज़ा ताज़ा कटा होता है। तो उस बंदे का सर ऊपर की तरफ देखता भी है जो इस बंदे का नाम ले रहा होता है, या पलकें झपकाता है और मुंह से बोलने की कोशिश करता है कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी ब्रेन को मार देती है और फिर बंदा कॉन्शियस नहीं रहता। अर्ली 1900 में इवन बायर एक ऐसा बंदा था जिससे सारे लोग हसद करते थे। ये न्यूयॉर्क सिटी की बड़ी अमीर फैमिली में पैदा होता है। येल यूनिवर्सिटी कैनेटिकट में पढ़ता है, जो बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होती है। साथ ही ये बड़ा हैंडसम भी होता है। कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद इसको जॉब की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी फैमिली जो इतनी अमीर होती है तो ये अपना फोकस अपने पैशन पे रखता है, जो था गोल्फिंग। और उस टाइम ये वर्ल्ड क्लास गोल्फर बन जाता है और ये इतना आगे चला जाता है कि ये 1906 का यूएस एमेच्योर टूर्नामेंट भी जीत जाता है गोल्फिंग में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फिंग एमेच्योर टूर्नामेंट होता है। इसके बाद ज़्यादातर विनर्स प्रोफेशनल गोल्फर्स बन जाते हैं। एबन ये पार्ट फॉलो कर प्रोफेशनल गोल्फर बन सकता था, लेकिन इसका बाप इसको बहुत ही सक्सेसफुल मेटल बिजनेस पकड़ देता है। वही बिजनेस जिसकी वजह से इसकी फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर थी। तो एबिन अपना गोल्फ करियर छोड़ता है और इस सक्सेसफुल कंपनी का चेयरमैन बन जाता है। तो एबिन रातों रात रिच से अल्ट्रा रिच बन जाता है। इतने पैसे कमा रहा था कि वह स्पेंड भी करना चाहे तो भी खत्म ना हो। लेकिन एबिन पैसे भी खर्च करना शुरू करता है। ये पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पे लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर देता है। ये हॉर्स रेसिंग स्टेबल्स खरीदता है यूके और अमेरिका में, और ये एक पूरा लग्जरी बॉक्स खरीदता है फोर्स फील्ड में, जहाँ पर पिट्सबर्ग पायलट प्रोफेशनल बेसबॉल टीम खेलती थी। अब इन ज़बरदस्त चीज़ों को खरीदने के अलावा भी एबिन इस कंपनी के चेयरमैन होने की वजह से बड़े ही पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया था। जैसे कि कोका कोला कंपनी के फाउंडर्स और एग्जीक्यूटिव्स हो गए। तो ओवरऑल एबिन की लाइफ बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी अंटिल 1927। उस साल एबिन 47 साल का होता है। वो अपने बिजनेस से थोड़ा ऑफ लेता है फुटबॉल मैच देखने के लिए जो येल यूनिवर्सिटी में हो रहा था। वो ट्रेन में बैठता है, कनेटिकट जाता है, फुटबॉल मैच देखता है। उसके बाद वो दोबारा ट्रेन में बैठता है पिट्सबर्ग जाने के लिए। ये काफ़ी लंबा सफ़र होता है, तकरीबन 12 घंटे का। तो एबिन पहले से ही अपने लिए फर्स्ट क्लास टिकट ले लेता है इस ट्रेन के डब्बे में पैसेंजर्स के सोने के लिए। बंक बेड्स बने हुए थे। तो एबिन ऊपर वाले बेड पे लेटता है और सो जाता है। कुछ घंटे बाद जब ट्रेन पिट्सबर्ग के रास्ते में होती है तो एबिन नींद में ही बेड के साइड से रोल होकर नीचे गिर जाता है। ज़मीन पे वो अपने लेफ्ट बाजू वाली साइड पे नीचे गिरता है। वो खड़ा होता है, फील करता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसको अपने लेफ्ट बाजू पे बहुत सवेयर पेन फील होता है। वो अपना बाजू इधर उधर हिलाता है कि बाजू ठीक है ना, बस जख्मी होगा। तो वह डिसाइड करता है मैं वापस ऊपर लेट जाता हूँ बेड में और सो जाता हूँ। दर्द के बावजूद भी वह सो ही जाता है। फिर कई घंटे बाद जब वह पिट्सबर्ग के स्टेशन पे उतरता है तो उसके लेफ्ट बाजू में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह सीधा अपने घर जाता है, सामान रखता है और अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के ऑफिस चला जाता है। वो इसको कहता है क्या तुम कुछ कर सकते हो कि मेरे बाजू में दर्द खत्म हो जाए। थेरेपिस्ट इसके बाजुओं को चेक करता है, उसको कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं दिखाई देता। तो अब जाहिर बात है एबिन को पेन हो रहा था, तो वो एबिन को कहता है देखो एक नया प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन आया है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव। अब क्योंकि तुम अमीर हो तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। इसका नाम है रेड अथॉर। ये दर्द और खारिश को कम करता है और ये एकदम से एनर्जी को भी बूस्ट कर देता है। तो शायद तुम्हें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो एबिन बड़ा एक्साइटेड हो जाता है इस नए हेल्थ टॉनिक को लेने के लिए। वो कहता है हाँ डन हो गया। तो फिजिकल थेरेपिस्ट इसको प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। रेड थॉर की एबिन प्रिस्क्रिप्शन लेता है, फार्मेसी जाता है और इस लिक्विड की छोटी बोतल वहाँ से खरीदता है, घर जाता है और प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक एक छोटा सा चम्मच ले लेता है इसका। और उसी वक्त इसको अपने अंदर एनर्जी महसूस होती है। इसके बाजू का दर्द भी कम होना शुरू हो जाता है। तो सारी चीज़ें जो क्लेम हो रही थी कि ये हेल्थ टॉनिक करता है, ये तो वही सब कर रहा था। तो अगले कुछ दिनों तक एबिन जितनी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट बताई गई होती है इस रेड एथर की, ये वो लेता रहता है। तो हर रोज़ वो अपने आप को बेहतर फील कर रहा था। सिर्फ बाजू का दर्द नहीं,
बल्कि ओवरऑल उसके अंदर एनर्जी आ रही थी, वो खुश महसूस कर रहा था, फिट महसूस कर रहा था। तो वो इन सारी खुसूसियात को इस टॉनिक के साथ लिंक कर रहा था। फिर वो इसको ज़्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर देता है, उससे तो इतनी ज़्यादा जितनी इसको प्रिस्क्राइब्ड की गई थी उस पॉइंट तक। ये पूरी 3 रेड अथॉर की बोतलें पी रहा था, वह भी हर रोज़, और ये कई सालों तक ये करता है। सब बेहतरीन जा रहा था एंटिल उसका जबड़ा ही गिर जाता है। लिटरली 1931 में उसका नीचे वाला जबड़ा स्कल से ही अलग हो जाता है और वो नीचे लटक जाता है। अब ये चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि रेडथर बेसिकली था ही रेडियो एक्टिव वाटर अर्ली। 1900 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम इसको बिलीव किया जाता था कि इसके अंदर क्योर करने की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उस टाइम बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाए गए थे जिसमें रेडियम मेन एलिमेंट था, और ये रेडथर उन्हीं में से ही एक प्रोडक्ट था। ये बेसिकली था ही सिर्फ पानी और रेडियम। तो 3 सालों में तकरीबन 1400 बोतलें पीने के बाद एबन की बॉडी अंदर से गलना शुरू हो गई थी, जब उसके नीचे वाले जबड़े को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर वाला हिस्सा भी रिमूव होता है, तो उसकी बाकी बॉडी भी अलग होना शुरू हो जाती है। तो 1931 के एंड में जब उसकी स्टोरी पूरी दुनिया में हेडलाइन पे चल रही होती है कि रेड एथर कितना खतरनाक है, खास तौर पर रेडियम, तब तक एबिन बिल्कुल ही बेड से लग गया था और अब उसका स्कल टूटना शुरू हो गया था। उसके स्कल में बड़े बड़े सुराग होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उसका अंदर का दिमाग नजर आ रहा था। तो 1932 तक एबन मर जाता है। एबिन को पिट्सबर्ग में दफनाया जाता है और इसकी बॉडी को लेड की तरह कॉफिन में रखा जाता है, जिसको डिजाइन किया गया था रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए, जो इसकी हड्डियों से निकल रही थी। इसको दफनाने के 30 साल बाद तकरीबन 1965 में साइंटिस्ट इसके स्केलेटन को एग्जामिन करते हैं, ये देखने के लिए कि अभी भी इसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं। तो वो डिस्कवर करते हैं ये तो अब भी सेम लेवल ऑफ रेडिएशंस को एमिट कर रहा है जब इसको दफनाया गया था। फिर इनको पता चलता है रेडियम, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी हाफ लाइफ ही 1600 साल है, जिसका मतलब था एबिन की बॉडी हाईली रेडियो एक्टिव रहेगी सेंचुरीज तक। ये वो पिक्चर है जब एबिन का जॉ रिमूव किया जाता है, उसके मरने से थोड़ा सा टाइम पहले। इसके अलावा 2 और स्टोरीज हैं, 2 अलग अलग आइलैंड्स की, जिधर बहुत ही खौफनाक चीज़ें छुपी हुई हैं। जब लोग उन आइलैंड पे गए थे और उनके साथ जो हुआ था, उस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देखना। मिलते हैं फिर उन आइलैंड्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।